जरूरी सूचना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जब बच्चे किताबों को सुनते हैं तो वे सिर में दृश्य बनाते हैं। यह उनकी कल्पना को ट्रिगर करता है और रचनात्मकता को उत्तेजित करता है। अभिभावकों को अपने बच्चों को ऑडियो बुक, पॉडकास्ट और संगीत सुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस पुस्तक में आपका स्वागत है। इस नए एडवेंचर स्टोरीज की सीरीज में आपका स्वागत है। अपने कानों के सहारे इस ऑडियो बुक को अनुभव कीजिए। यह शेरलॉक होम्स की सीरीज है। लव, डायमंड और धोखा, द एडवेंचर ऑफ द बैरल कॉर्नेट। फरवरी महीने की वह ठिठुरती सुबह। एक दिन पहले ही भारी बर्फबारी हुई थी। बेकर स्ट्रीट और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया था। इस समय आकाश साफ था। नीले आकाश पर सूरज किसी ताज के समान चमक रहा था। बर्फ पर पड़ती हुई सूर्य की तेज किरणें ऐसी चमकदार झिलमिलाहटें पैदा कर रही थी कि जैसे चारों ओर हीरे के नन्हे नन्हे टुकड़े बिखेर दिए गए हों। नजारा निसंदेह खूबसूरत था। प्रकृति ने दिल खोलकर प्राकृतिक सौंदर्य बिखेरा था। सड़क के दोनों ओर बने फुटपाथ भी बर्फ से ढक चुके थे। सड़क के ऊपर से ट्रैफिक के निकलने के लिए बर्फ को साफ कर दिया गया था, पर फिसलन अभी भी थी। ट्रैफिक के टायरों के लिए तो उस फिसलन भरी सड़क पर ग्रिप बनाना आसान था, लेकिन उस पर पैदल चलना खतरे से खाली नहीं था। पांव कभी भी फिसल सकते थे, हड्डी कभी भी टूट सकती थी। मैं उस वक्त शर्लॉक होम्स के घर की खिड़की से बाहर के उस अद्भुत सौंदर्य को निहार रहा था, और यूं ही नहीं निहार रहा था। उस प्रकृति दर्शन से मुझे भी एक अनोखी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी, जो मुझे दिन भर उत्साह की ऊर्जा से भरे रखने के लिए जरूरी भी थी। अचानक मैं चौंक पड़ा। मेरी निगाहें किसी पर केंद्रित हो गईं। ठीक उसी पल शर्लॉक होम्स की आवाज मेरे कानों में पड़ी, कॉफी आ चुकी है डॉक्टर वाटसन। बाहर मौसम ठंडा हो रहा है और इधर कॉफी। पर मेरी निगाहें अभी भी किसी पर थीं। वो बड़ी बदहवासी से मेट्रोपॉलिटन रेलवे स्टेशन की दिशा से बर्फ पर दौड़ा आ रहा था। उसके पांव घुटनों तक बर्फ में घुसे जाते थे। जूते शायद बर्फ में चलने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, इसलिए उसने जूते शायद कहीं पीछे छोड़ दिए थे। वो इस बात के लिए भी फिक्रमंद नहीं था कि इस प्रकार बर्फ के लगातार संपर्क में रहने से उसके पांव फ्रोस्टबाइट का शिकार होकर हमेशा के लिए बेकार हो सकते हैं। एकदम पागल है ये आदमी। कौन आदमी? शर्लॉक होम्स ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा था। लेकिन मैं अभी भी उसी आदमी की तरफ देख रहा था। पता नहीं ऐसे लोगों के घरवाले भी कैसे ऐसे पागल लोगों को घर से बाहर जाने देते हैं। तभी वो फिसल कर गिरा। शुक्र था कि वो बर्फ पर गिरा था, इसलिए उसकी हड्डी टूटने से बच गई थी। वो थोड़ा और पास आ गया, इसलिए मैं देख सकता था कि वो लगभग 50 की उम्र का लंबे कद का कोई व्यक्ति था। देखने से वो कोई जेंटलमैन लग रहा था। उसके चेहरे से अमीरों वाला रौब टपकता था। उसने एक लंबा काला फ्रॉक कोट पहना था। अपने पहनावे से वो काफी पैसे वाला प्रतीत होता था, लेकिन फिर भी उसकी ड्रेस के मुताबिक उसका व्यवहार आपस में मैच नहीं कर रहे थे। वो जल्दी से जल्दी चलने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में वो कई बार तो गिरा और कई बार गिरते गिरते बचा। चलते हुए वो आसपास के बंगलों के नंबर भी पढ़ रहा था। किसी बंगले के नंबर पढ़ने के बाद वो फिर से आगे बढ़ आता था। तो क्या उसे किसी विशेष पते की तलाश थी? मुझे लगता है वो इधर ही आ रहा है। मैंने अनुमान लगाया। इधर? शर्लॉक ने कॉफी सिप करते हुए कहा। हाँ, मेरा अनुमान गलत नहीं था। वो हौंफते खांसते हुए इधर ही आ रहा है। उसकी हालत खराब है। वो तुम्हारे बंगले का नंबर देख रहा है। तुम लाइव कमेंट्री करके अपनी कॉफी क्यों ठंडी कर रहे हो? यदि वो इधर आ रहा है तो इधर आ ही जाएगा। तुम्हारे बंगले का नंबर देखकर उसके कदम ठिठक गए हैं। मैंने कहा था न कि वो इधर ही आ रहा है। वो बंगले को ऊपर से नीचे की तरफ देखने के बाद अब उसके मेन गेट की तरफ बढ़ रहा है। वो डोर बेल बजाने वाला है। अभी डोर बेल बजेगी। इसी पल डोर बेल की तेज आवाजें वहां गूंज उठी। आवाज कुछ देर तक गूंजती रही। अरे, वो लगातार उसे बजाए जा रहा है। घबराओ नहीं, बिली दरवाजा खोल देगा। बिली शर्लॉक होम्स का विश्वास पात्र आदमी था, जो उसके घर की देखभाल के साथ उसके कुछ जरूरी कामों में उसकी मदद भी करता था। थोड़ी ही देर में वो उनके सामने था। बिली शर्लॉक की इजाजत से उसे वहां छोड़ गया था। वो इतना घबराया हुआ था कि कुछ देर तक तो उसके मुंह से कोई बोल ही नहीं फूटा। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। ऐसा होना ही था। वो बर्फ में बहुत तेजी से और शायद मेट्रोपॉलिटन रेलवे स्टेशन से ही पैदल चलकर आ रहा था। आप दोनों में शर्लॉक होम्स कौन है? वो अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए बड़ी मुश्किल से बोल पाया। मैं शर्लॉक होम्स हूँ, और ये मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर वाटसन हैं, जो मुझे मेरे हर केस में असिस्ट करते हैं। आप बैठिए। वो बैठा नहीं था। सहसा उसने अपना सिर दीवार से टिका दिया और अपने सिर को अपने बाजू से कवर करते हुए मुंह छुपाकर रोने लगा। उसकी इस हरकत से दोनों बौखलाकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें उस इंसान से ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। शर्लॉक होम्स तेजी के साथ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उस आदमी को सांत्वना सी देते हुए बोला, आप घबराएं नहीं, प्लीज, आप शांत हो जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी हालत देखकर आप मुझे पागल समझ रहे होंगे। वो बैठते हुए बोला, नहीं, आपको देखकर मुझे लगता है कि आप किसी मुश्किल में हैं। आपकी जो कोई भी समस्या है, हम उसे सुनेंगे और जितना हो सकेगा आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। शर्लॉक ने उसे हाथ से पकड़कर अपने पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठाया। शर्लॉक के आत्मीयता से भरे शब्दों को सुनकर कुछ कहने का उसका आत्मविश्वास जैसे लौटा। उसने कहना शुरू किया, एक इंसान के पास उसका आत्मसम्मान ही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। यदि वही ना रहे तो इंसान की जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता। मेरे साथ जो हुआ है उसके कारण मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा है। लोग मुझ पर लांछन लगाएंगे। ये दोनों चीजें मेरे लिए असहनीय होंगी। मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मेरी समस्या ये है कि अभी तो मैं मर भी नहीं सकता, वरना कब का मौत को गले लगा लिया होता। कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज, और हमें साफ साफ और सिलसिलेवार बताइए कि आप कौन हैं और आपके साथ क्या हुआ है। मेरा नाम, उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए कहा। शायद आपने मेरे बारे में कभी सुना हो। मेरा नाम अलेक्जेंडर होल्डर है, थ्रेडनीडल स्ट्रीट में स्थित प्रसिद्ध होल्डर एंड स्टीवेंसन बैंकिंग फर्म का पार्टनर। शर्लॉक इत्यादि जानते थे कि प्राइवेट सेक्टर में यह लंदन की दूसरी सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था है। वो कुछ देर चुप हो गया था। उन्हें भी यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर लंदन की ऐसी संस्था के निदेशक के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उसकी हालत इतनी दयनीय बना दी थी कि वो जान देने तक के बारे में सोचने लगा था। इस केस में जब पुलिस
ने मुझे आपकी मदद लेने को कहा तो मेरे पास इसके बारे में सोचने तक का समय नहीं था। मैंने आपका नाम सुना था, आपकी योग्यता से परिचित था। मेरे लिए एक एक पल कीमती था। मुझे लगा कि अब तो समय की ही कीमत है। मैंने एक पल में ही आपसे मिलने का निर्णय कर लिया। मैं रेलवे स्टेशन से पैदल ही चला आया क्योंकि वहां से सवारी लेने का मतलब था समय की बर्बादी। पूरे रास्ते में भारी बर्फ पड़ी थी। कई जगहों पर रास्ते में फिसलन थी। सवारी को यहाँ पहुंचने में देर हो सकती थी जबकि मैं जल्दी आपसे मिलना चाहता था। पैदल चलने का अभ्यास ना होने के कारण सांसें उखड़ने लगी लेकिन मैं नहीं रुका। आखिर मैं आप तक पहुंच गया और अब मैं अपनी जानकारी के मुताबिक आपको सिलसिलेवार पूरी बातें विस्तार से बताता हूँ। उसने आगे कहा, हमारे बैंकिंग व्यवसाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न मिला। हमारे बिजनेस का आधार विभिन्न जरूरतों के लिए अपने ग्राहकों को लोन उपलब्ध कराना है। लोन की सेफ्टी के लिए कस्टमर द्वारा रखी गई सिक्योरिटी मायने रखती है। पिछले कुछ सालों में हमने गुडविल के साथ अच्छा पैसा भी कमाया है। लंदन के जाने माने बिजनेसमैन हमारे कस्टमर हैं जिन्हें हमने बड़े बड़े लोन उपलब्ध करवाए हैं। अभी कल ही की बात है, सुबह बैंक खुलते ही इंग्लैंड का एक बेहद सम्मानित बिजनेसमैन हमारे बैंक पहुंचा। उसके बारे में मुझे किसी को भी नहीं बताना चाहिए, आपको भी नहीं, क्योंकि हम अपने ग्राहकों की पहचान को हमेशा गोपनीय रखते हैं। मैं उसे देखकर खुश था। बैंक को उससे मोटे प्रॉफिट की उम्मीद थी। वो बहुत जल्दी में था। वो किसी औपचारिकता की बातों में ना पड़कर सीधे मुद्दे की बात करना चाहता था। उसने कहा, मिस्टर होल्डर, मैं जानता हूं कि आप बड़े लोन देते हैं। उद्धरण, आपने ठीक सुना है, लेकिन बैंक द्वारा दिया जाने वाला लोन अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक के पास बैंक के पास रखवाने के लिए सिक्योरिटी की क्या वैल्यू है। मैंने कहा, उसकी चिंता आपको करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे वास्तव में 50,000 पाउंड्स की तुरंत जरूरत है। हालांकि मैं चाहूं तो इस अमाउंट का 10 गुना भी अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों से ले सकता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए मुझे उन्हें शायद धन की जरूरत की अपनी मजबूरी बतानी होगी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। उद्धरण, हाँ, यह आपने ठीक कहा। बैंक को आपकी उस पर्सनल डिटेल में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। आपको लोन मिल सकता है। वैसे बाय द वे, आपको लोन कितने समय के लिए चाहिए होगा? सिर्फ 1 सप्ताह के लिए। ओनली फॉर 1 वीक। हाँ, अगले सोमवार को मैं पूरे ब्याज सहित आपका लोन चुकता कर दूंगा। ब्याज भी जो बैंक चाहे मैं उसे दूंगा, लेकिन रकम मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। उद्धरण, हम बैंक के बिजनेस के साथ अपने ग्राहकों की जरूरतों और खुशी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। मुझे आपके साथ बिजनेस करके बहुत खुशी होगी। आपको पूरी रकम अभी मिल जाएगी, बस कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। उद्धरण, मैं जानता हूँ आप सिक्योरिटी के बारे में जानने को उत्सुक हैं। मैं वास्तव में था। उसने अपने कोट की जेब में से एक छोटा नक्काशीदार केस निकाला। मैं जानने को उत्सुक हो रहा था कि उसमें क्या है। उसने कहा, आपने बेरिल कॉरोनेट के बारे में जरूर सुना होगा। 40 कम 39 शानदार हीरों से जड़ा हुआ वह खूबसूरत ताज जिसे एक पब्लिक ऑक्शन में खरीदा गया था। हाँ, उसे मैंने ही खरीदा था। उसने 39 हीरों से झिलमिलाते उस खूबसूरत ताज को उस शानदार नक्काशीदार केस से बाहर निकाला तो मेरी आंखें भी उसकी खूबसूरती को देखकर फटी की फटी रह गईं। मैं अपलक उसे देखता रह गया। वो एक नायाब बेशकीमती ताज था। वो किसी राजा के एम्पायर का ही नहीं, बल्कि ज्वेलरी की दुनिया का भी अद्भुत ताज ही था। उसमें से अद्भुत बैंगनी किरणें फूट रही थीं। उसकी सही कीमत का पता होना तो दूर, उसका अनुमान लगा पाना भी शायद कठिन था। तुम्हारे लोन की एवज में मैं इसे तुम्हारी सिक्योरिटी में छोड़ता हूँ। उसने उस बेशकीमती ताज को मेरे हाथों में दे दिया। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसकी एक झलक पाना भी किसी के लिए खुशकिस्मती हो सकती थी, दुनिया की वो नायाब चीज बेरिल कॉरोनेट इस वक्त सचमुच मेरे हाथों में था। कुछ देर के लिए जैसे मैं दुनिया ही भूल गया था, लेकिन मैं सपना नहीं देख रहा था। मुझे चुप देखकर उसने कहा, क्या आपको इस पर या इसकी कीमत पर कोई संदेह है? मार्वेलस, यह सचमुच शानदार है। मुझे इसकी कीमत को लेकर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे एक बात की शंका हो रही है कि उद्धरण ... इतनी अनमोल बेशकीमती चीज को मैं इतने छोटे अमाउंट के लिए आपके पास क्यों छोड़ रहा हूँ? यदि ऐसा है तो आपको इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यदि इसकी एवज में लोन अमाउंट ज्यादा है तो आप बता सकते हैं। आप मजाक कर रहे हैं। यह सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। उद्धरण, इसकी सुरक्षा अब आपके जिम्मे है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यदि इसे कोई नुकसान पहुंचा तो बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाएगा। इसमें जो हीरे जड़े गए हैं, पूरी दुनिया में उनका मैच मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उद्धरण, उसकी चिंता जायज थी, लेकिन यह हमारा बिजनेस था। मैंने उसे आश्वस्त करने की मुद्रा में गर्दन हिलाते हुए कैशियर को रकम लाने को कहा। वो रकम लेकर चला गया। वो शानदार ताज बेरिल कॉरोनेट उसी नक्काशीदार केस में मेरे सामने टेबल पर पड़ा था। अब मेरी हिम्मत उसे खोलकर दोबारा देखने तक की नहीं हो रही थी। मैं उसकी सुरक्षा के प्रति चिंता में था। मैं उस पर एक खरोंच तक लगने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसे मैंने अपनी प्राइवेट सेफ में सुरक्षित रख दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन मेरा दिमाग वहीं लगा था। क्या वो जगह वाकई सुरक्षित थी? प्रश्न दिमाग में कौंध रहे थे। हाँ, क्यों नहीं थी? भला वहां से उसे कौन ले जा सकता था? शाम होने पर मेरा विचार बदल गया। मुझे लगा कि वो जगह उस बेशकीमती ताज के लिए सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि मैंने कई बार ऐसी खबरें सुनी थी कि कुछ लुटेरों ने बैंक में घुसकर हथियारों के बल पर जबरदस्ती वॉल्ट तक लूट लिए। कई बार बैंकों में सेंध लगाने के किस्से भी सुने गए थे। मेरे लिए अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण थे। मुझे लगा कि मैं उस ताज को अकेले नहीं छोड़ सकता था। मैं उसे अपनी निगाहों के सामने ही रखना चाहता था, लेकिन मैं 24 घंटे बैंक में भी रुका नहीं रह सकता था। मैंने फैसला किया, मैं उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा, जहां वो मेरे प्राइवेट वॉल्ट में मेरी निगरानी में रहेगा। मेरा घर स्ट्रैथम में था। मैं तब तक ठीक से सांस भी नहीं ले सका जब तक मैंने घर पहुंचकर उसे अपने वॉल्ट में सेफ नहीं रख दिया। इतना बताकर होल्डर ने शर्लॉक होम्स की तरफ देखा, फिर बोला, और अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने घर और घर के सदस्यों, नौकरों इत्यादि के बारे में बता देना चाहता हूं, ताकि इस संबंध में आपके मन में कुछ सवाल न रहें। मेरे घर में 3 नौकरानियां हैं। इनमें से 2 कई वर्षों से मेरे घर पर काम कर रही हैं। उन पर मेरे अविश्वास की कोई वजह नहीं है।
तीसरी लूसी, जिसे अभी मैंने कुछ महीने पहले ही रखा है। उसके बारे में मैंने पता लगा कर ही उसे काम पर रखा था। वो अच्छे चाल चलन की एक नेक लड़की है, अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से पूरा करती है। वो खूबसूरत है लेकिन मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मेरी भतीजी भी मेरे साथ रहती है, मैरी है उसका नाम। उसके माँ बाप नहीं हैं। मैंने ही उसे अपनी संतान की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। निसंदेह मैं उसे बहुत चाहता हूँ। वो मेरे घर में सूर्य की किरण की तरह है, प्यारी, सुंदर, पूरे घर को अच्छी तरह मैनेज करना जानती है। वो मेरी हर जरूरत का ध्यान वैसे ही रखती है जैसे एक बेटी अपने सगे बाप का भी नहीं रख सकती। मुझे लगता है कि उसके बिना मेरे परिवार का कोई वजूद नहीं। मैं उसके बिना कुछ भी नहीं। मैं उसे अपने दाएं हाथ की तरह समझता हूँ। मैरी के अलावा मेरा एक बेटा है आथ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने लाड़ प्यार से उसे बिगाड़ दिया है। मिस्टर होम्स, ये सच है कि उसने मुझे बहुत ही निराश किया है। मैं इसके लिए अपने आप को भी कसूरवार मानता हूँ। उसकी माँ के मरने के बाद उसे माँ की कमी महसूस ना हो इसके लिए मैंने उसे कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार दिया। उसकी हर इच्छा को पूरा किया। वो जितना चाहता मैं उसे पैसा देता था। मेरे पास यह देखने का समय नहीं था कि उस पैसे का वो क्या इस्तेमाल कर रहा है। यह सच है कि अपने काम की वजह से मैं उस पर अधिक ध्यान नहीं दे पाता था। वो कई महंगे क्लबों का मेंबर है। उसने अमीरों वाले शौक पाल लिए थे। वो कैसीनो, शराब इत्यादि पर दिल खोलकर पैसा उड़ाने लगा था। क्लबों में उसके यार दोस्त थे, उनमें से कई ड्रग्स इत्यादि भी लेते थे। उसकी संगत खराब होती जा रही थी। उसके दोस्तों में से एक को मैं जानता हूँ। उसका नाम है जॉर्ज बर्नवेल। उसका हमारे घर पर भी आना जाना था। वो मुझे पसंद नहीं था। वो अपनी हरकतों के लिए क्लबों में बदनाम था। वो उम्र में आथ से बड़ा था। मैंने देखा कि दुनिया उसके इशारों पर नाचती है। जॉर्ज एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। उसके रॉक स्टाइल के कारण लड़कियां उसकी दीवानी थी। कह सकते हैं कि वो लड़कियों को फंसाने में माहिर था क्योंकि वो किसी एक के प्रति लॉयल नहीं था। वो उनका फायदा उठाने में भी नहीं चूकता होगा। वो मेरे घर आता था तो मुझे मैरी की चिंता होती थी। मैरी मासूम थी। बड़ी बात यह थी कि वो जवान हो रही थी। यही वो उम्र होती है जब कोई भी युवा अपने भले बुरे के बारे में भ्रमित होकर राह भटक सकता था। आथ मैरी को बहुत पसंद करता है। वो उसे दीवानों की तरह चाहता है। वो उससे शादी करना चाहता है। उसके इस प्रस्ताव का मैंने कभी विरोध नहीं किया। मुझे भी हमेशा लगा कि एक वही है जो उसे सीधे रास्ते पर ला सकती है। शायद उसका साथ पाकर आथ गलत लोगों की संगत से दूर हो जाए, पर यह हो ना सका। कारण चाहे जो भी हो, पर मैरी ने उसके और मेरे इस प्रस्ताव को कबूल नहीं किया। मैं उससे जिद नहीं कर सकता था। जिंदगी उसकी थी, वो जैसे चाहे उसे जी सकती थी। हम उसके साथ मनमानी नहीं कर सकते थे, और अब तो ऐसा हो भी नहीं सकता, कभी भी नहीं। मेरे विचार में आप बेरिल कॉरोनेट के बारे में बता रहे थे। शर्लॉक होम्स ने उसे विषय से भटकते देख टोका। हाँ, उसी के बारे में बता रहा हूँ। मैंने अभी कहा कि अब तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। इसके पीछे कारण ये है कि मैंने अपने बेटे आथ को पुलिस के हवाले कर दिया है। उसके चेहरे पर मायूसी और बेटे के प्रति कुछ घृणा के भाव उभरे। किया पुलिस के हवाले? आपने खुद? शर्लॉक तो चौंका ही था। मैंने भी मिस्टर होल्ड से हैरान होकर पूछा, मगर आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर होल्ड? यह बताने से पहले मैं कुछ समय पीछे जाना चाहूंगा। हम दोनों उसी की तरफ देख रहे थे। जिस रात में बेरिल कॉरोनेट को घर लाया, उसी रात डिनर के बाद ड्राइंग रूम में कॉफी पीते समय मैंने मैरी और आथ के सामने कॉरोनेट का जिक्र किया। कॉफी हमें लूसी ने ही सर्व की थी। मैं निश्चित था कि वो जा चुकी है। कॉरोनेट के बारे में सुनकर दोनों बहुत रोमांचित हुए। दोनों ही उसे देखना चाहते थे, लेकिन मैं उसे अब अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आथ ने मुझसे पूछा, आपने उसे कहाँ रखा है? मैंने उसे बताया, मेरे वॉल्ट में। घर में उससे सुरक्षित कोई जगह नहीं। उद्धरण। वो हंसा, लेकिन इस इलाके में भी रात में कई बार चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। मैं वॉल्ट की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त था। वॉल्ट को खोलना आसान नहीं। उद्धरण। वो फिर हंसा, चोरों के बारे में आपकी सोचें थोड़ा पिछड़ी हुई हैं। थोड़ी सी कोशिश करने पर ही किसी मास्टर चाबी से उस खोला जा सकता है। जब मैं छोटा था तो मैंने ही एक बार एक पुरानी चाबी से घर की एक अलमारी को खोल लिया था। तो क्या चोर ऐसा नहीं कर सकते? वो अक्सर ऐसी बातें कर जाता था कि मुझे उससे डर लगता था। मैं वापस अपने रूम में गया। मैं चेक करना चाहता था कि सब कुछ ठीक है ना। मुझे पता ही नहीं चला कि आथ भी मेरे पीछे है। मैं अपनी तिजोरी को खोलना चाहता था कि सहसा मुझे उसकी उपस्थिति का आभास हुआ और मैं चौंक कर पलट गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। उद्धरण। मैं तुम्हें इस महीने बहुत पैसे दे चुका हूँ, अब मैं और नहीं दे सकता। अपनी फिजूल खर्ची की आदतों में सुधार करो, तुम्हारी पैसों की जरूरतें कम हो जाएंगी। उद्धरण। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। मैं उसकी बार बार की डिमांड से परेशान हो चुका था। मैं चाहता था कि उसकी आदतों में कुछ सुधार हो। मैंने तिजोरी को खोलकर देखा। कॉरोनेट अपनी जगह पर ही रखा था। मैंने तिजोरी को वापस बंद किया। मैंने घर के उस फ्लो के कोने कोने को चेक किया। हालांकि यह सब काम मेरी ही किया करती थी, लेकिन उस समय ना जाने क्यों मुझे वह सब जरूरी लगा था। इसके बाद मैं जब सीढ़ियां उतरकर वापस नीचे आया तो मैंने मैरी को खिड़की के पास खड़े पाया। मुझे देखते ही वह हॉल की खिड़की को जल्दी से बंद करने लगी। मुझे उसकी यह हरकत अजीब लगी। मैंने उससे पूछा, क्या वहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए? वो समझ गई कि मुझे उसकी उस हरकत पर संदेह हो चुका है, तो वो बोली, डैड, वास्तव में वहाँ किचन की खिड़की पर लूसी थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप उसे देखकर परेशान हो, क्योंकि आप पहले ही कॉरोनेट को लेकर डिस्टर्ब हैं। मैंने वहाँ किचन के पिछले तरफ किसी को देखा। शायद वो उसका बॉयफ्रेंड होगा जिसके साथ वो किचन की खिड़की पर खड़ी बातें कर रही थी। उद्धरण। यह ठीक नहीं है। तुम उससे इस बारे में बात करना, या तुम कहो तो मैं करूं। मैं खुद करूंगी। उद्धरण। तो फिर ठीक है, अब तुम जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मैंने उसे गुड नाइट किस किया और अपने बेडरूम में चलाया। थका हुआ था, मुझे लेटते ही नींद आ गई, लेकिन शायद मेरे मन में कहीं ना कहीं कॉरोनेट की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। मेरी नींद बीच बीच में उचट जाती थी। उस वक्त रात के 2 बजे थे। अचानक एक खटके की आवाज सुनकर मेरी नींद फिर खुल गई। कहीं कोई चोर तो नहीं? कॉरोनेट का ख्याल आते ही मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई।
ठीक उसी समय मुझे दबे पांव किसी के पास वाले कमरे की तरफ जाने के स्वर सुनाई पड़े। उधर उसी कमरे में ही तो बेरिल कॉरोनेट था। यह ख्याल आते ही मेरा जिस्म पसीने से नहाने लगा। मैं बुरी तरह से डर गया था। मैंने उठकर उस कमरे में जाने का निर्णय किया। मेरे कदम कांप रहे थे। दिल धाड़ धाड़ कर बज रहा था। मैं समझ गया था कि कोई मेरे उस कमरे में है जहां बेरिल कॉरोनेट रखा है। उस समय मुझे अपनी जान की भी परवाह ना थी। मुझे सिर्फ कॉरोनेट की सुरक्षा का ख्याल था। मैं बाहर निकलकर उस कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजा अधखुली अवस्था में था। मैंने एक झटके से दरवाजे को खोला। कमरे में लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। उसके प्रकाश में मैंने जिस शख्स को वहां खड़े पाया उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी मुट्ठियां गुस्से में भिंच गईं। मेरा चेहरा तन गया। जबड़े कस गए। तुम, मैं चिल्लाया। आथ, तुम यहाँ हो। मेरा वॉल्ट हालांकि बंद था, लेकिन कॉरोनेट आथ के हाथ में था। वो बलपूर्वक उसे मोड़ने की या शायद तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे सारा माजरा समझ गया था। मैं गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, तुम इसे चुराने आए थे। आखिर तुम, मास्टर की से मेरी तिजोरी को खोलने में कामयाब हो गए। चोर, अपने ही घर में चोरी की तुमने। इसे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने थर-थर कांपते हुए उसके हाथों से कॉरोनेट को छीन लिया। वो रंगे हाथों पकड़े जाने पर स्तब्ध था। मैं पागल हुआ जा रहा था। मैंने कॉरोनेट को देखा। कॉरोनेट का एक कोना अपनी जगह पर नहीं था। उसे वहां से तोड़ दिया गया था। तुमने इसे तोड़ दिया। तुम इसके और भी हिस्से को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उफ, मैंने उस पर लगे हीरों की गिनती की तो मेरे होश फाख्ता हो गए। उस कोने के साथ ही उस पर लगे 3 बेशकीमती हीरे भी गायब थे। इसका एक कोना कहाँ है? उस पर लगे 3 हीरे कहाँ हैं? तुम जानते हो वो कहाँ हैं? मैं नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम की बकवास मत करो। तुम इसके दूसरे हिस्से को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बताओ कहाँ है इसका तोड़ा हुआ हिस्सा? उफ, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मेरी बनी बनाई इज्जत धूल में मिला दी। मेरा बिजनेस खाक कर दिया। उद्धरण, आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। ओके, ये सब मैंने किया है। मैं आपका बेटा नहीं, मैं एक चोर हूँ। मैंने हीरे चुराए हैं। मैंने आपके कीमती बेरिल कॉरोनेट के उस कोने को तोड़ा है जिस पर बहुमूल्य हीरे जड़े थे और एक चोर को आपके घर में नहीं रहना चाहिए। मैं सुबह आपका घर छोड़ दूंगा। उद्धरण, यदि तुम उन हीरों का पता नहीं बताओगे तो तुम घर छोड़ोगे, लेकिन पुलिस के आने पर। मैं अपना आपा खो रहा था। ओके, आप पुलिस को बुला लें। मुझे पुलिस के हवाले कर दें। आपसे इसी की उम्मीद थी। कीजिए बाप होने का फर्ज पूरा। बुलाए पुलिस। मैं उसका बाप था, लेकिन मैंने उसे रंगे हाथों कॉरोनेट के साथ पाया था। मैंने अपने नौकर को पुलिस को लाने को भेजा। शोरगुल सुनकर मैरी भी वहां आ गई थी। वहां के हालात देखकर जैसे वो सारी कहानी को भांप समझ गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। आथा के लिए पुलिस बुलाई जा रही थी, यह बात उसे गंवारा नहीं हुई थी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से साफ दिखाई पड़ रही थी। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सही नहीं है, लेकिन मैं पुलिस बुला चुका था। इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल के साथ वहां पहुंचा था। मैं हैरान था कि आथा किसी जीत की भांति छाती पर अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। इंस्पेक्टर ने इस मामले में मुझे एक बार फिर से सोच लेने को कहा, क्योंकि मामला घर के सदस्य से जुड़ा था। लेकिन अब ये मामला प्राइवेट नहीं रह गया था। मेरी अमानत की चोरी हुई थी। मैं इस मामले पर बहुत सख्त था। इस केस में अब कानूनी कार्यवाही बहुत जरूरी थी। बात बिगड़ती देख मैरी ने आथ से कहा, आथ, तुम जानते हो तुमने चोरी नहीं की, फिर बता क्यों नहीं देते? इस तरह चुप रहने से काम नहीं चलेगा। उद्धरण, मैरी के बहुत कहने पर उसने सिर्फ इतना ही कहा, तो फिर ठीक है। मुझे 5 मिनट दो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। शायद इसी में सबका भला हो। मुझे इसमें उसकी कोई चाल दिखी, हाँ, ताकि हम तुम्हें बाहर जाने का अवसर दें और तुम इस अवसर का लाभ उठाकर यहाँ से भाग जाओ। यह नहीं हो सकता बेटे। जब तक तुम चोरी गए हीरों के बारे में नहीं बता देते तुम कहीं नहीं जाओगे। उद्धरण, इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? उसके जवाब से पहले ही मैं बोल पड़ा, देखो आथ, अब भी समय है। यदि तुम अपना गुनाह कबूल करके हीरों की बरामदगी देते हो तो अभी भी बात बन सकती है। तुम मेरे बेटे हो, अभी भी तुम्हें माफी मिल सकती है। गुस्से में अभी भी मेरे जबड़े बिंचे हुए थे। इससे वो भड़क गया, तो आप अपनी माफी रखिए अपने पास। इंस्पेक्टर, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। उद्धरण, मैं उससे भी ज्यादा गुस्से में था। इंस्पेक्टर, ले जाओ इस नालायक को। साथ ही मेरी तरफ से यह घोषणा करवा दे कि कॉरोनेट के उस टुकड़े या उसकी सूचना लाने वाले को मैं 1000 पाउंड इनाम में दूंगा। उद्धरण, उफ, मिस्टर शर्लॉक, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा बेटा, मेरी इज्जत, मेरी अमानत, मेरी तीनों अनमोल चीजें एक ही रात में एक साथ मेरे हाथ से निकली जा रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। होल्डर बच्चों की तरह रोने लगा। डिनर के बाद कॉफी पीते समय आपने जिस समय कॉरोनेट की बात आथर और मैरी को बताई तो आपने कहा कि उस वक्त आपकी मेड लूसी वहां से कॉफी सर्व करके जा चुकी थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसके जाने के बाद आप निश्चित थे कि कमरे का दरवाजा बंद हो चुका है? शायद, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? चोर को तो मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। वो मेरा बेटा ही है। कभी कभी आंखों देखा वो सच भी सच नहीं होता जिसे आंखें देख रही होती हैं। आप में और मुझ में यही फर्क है। आपने जो देखा उसे मान लिया। आपने जो मुझे दिखाया मैं आसानी से नहीं मान सकता, क्योंकि अभी कुछ चीजें हैं जो गले से नहीं उतर रही हैं। कैसी चीजें? मैं आपसे फिर पूछता हूँ, क्या आप अपने बेटे को दोषी मानते हैं? मैं कह चुका हूँ कि कॉरोनेट उसके हाथ में मिला था। उसका एक कोना उस पर जड़े 3 हीरों सहित गायब था और वो उसके एक और कोने को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। या यह भी तो हो सकता है कि वो पहले से ही मुड़े या टूटे हुए कोने को सीधा करने की कोशिश कर रहा हो। मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसा ही कुछ ही हो, लेकिन यदि ऐसा है तो फिर वो बोलता क्यों नहीं, बताता क्यों नहीं कि सच क्या है? उसकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि उसने चोरी की है। शायद आपका व्यवहार उसके साथ रुडली हो। शायद वो आपके द्वारा लगाए गए चोरी के इल्जाम से चिढ़ गया हो। आपने खुद बताया कि आपने उसे पैसे देने से मना किया था। इससे वो पहले से भी चिढ़ा हो सकता था। ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है कि चोरी पकड़े जाने पर वो चुप क्यों खड़ा रहा? उसने अपनी सफाई में कोई झूठ बोलने की कोशिश क्यों नहीं की? जब रंगे हाथ पकड़ा गया था तो झूठ बोलने की गुंजाइश ही कहाँ रही थी? फिर भी हर चोर कहता है कि उसने चोरी नहीं की,
और आपने बताया कि आपकी नींद किसी आवाज को सुनकर खुली थी। हाँ, यानी आवाज इतनी तेज थी कि किसी की नींद खुल सकती थी। निसंदेह, तभी मेरी भी नींद खुली होगी। वेल, जब खटके की आवाज सुनकर आपकी नींद खुली और आप अपने वॉल्ट वाले कमरे में दाखिल हुए तो कमरे का दरवाजा खुला ही था। हाँ, तो क्या आपने सोचा कि एक चोर जो चोरी करने की नियत से अंदर जा रहा है वो दरवाजा क्यों खुला रखेगा? मैं केवल इतना जानता हूँ कि अगर वो निर्दोष है तो वो वहाँ क्या करने गया था? उसने कॉरोनेट को तिजोरी से बाहर क्यों निकाला? पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? पुलिस को भी आठ पर ही शक है। आपने उसे रंगे हाथों पकड़ा था तो पुलिस ने आते ही उसकी तलाशी ली होगी। क्या 3 हीरों का जड़ा कॉरोनेट का टुकड़ा उसके पास बरामद नहीं हुआ? नहीं। क्या पुलिस के मुताबिक वो पहले ही उसे कहीं छुपा चुका था? शायद वो टुकड़ा जो तलाशी में उस वक्त उसके पास नहीं मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉरोनेट को पहले तिजोरी से निकालकर बाहर ले गया। बाहर जाकर उसने केवल 3 हीरों से जड़े एक टुकड़े को ही तोड़ा, जबकि सोचने वाली बात यह है कि 39 हीरों जड़ा पूरा कॉरोनेट उस वक्त उसके हाथ में था। चलो मान लिया उसने ऐसा किया। कॉरोनेट से एक टुकड़ा निकालने के बाद अब उसने शेष बचे हिस्से को वापस तिजोरी में रखाने की सोची। वो वापस कमरे में आया। कमरे में आपने उसे कॉरोनेट का एक और हिस्सा तोड़ने की कोशिश करते हुए देखा। ऐसा आपने ही कहा है मिस्टर होल्डर? हाँ, कहा है, मानता भी हूँ। इसका मतलब ऐसा हुआ कि कमरे में वापस आने तक उसकी नीयत और बिगड़ गई। उसने कॉरोनेट का एक हिस्सा और तोड़ने का निश्चय किया। निश्चित रूप से। क्या इन सब बातों को सुनने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चोरी उसने नहीं की हो सकती है? यदि ऐसा है तो आप इस सच को साबित करो। आप जासूस हैं। मुझे कॉरोनेट का शेष हिस्सा मिलना चाहिए। वैसे पुलिस क्या कहती है कि हीरे कहाँ हो सकते हैं? पुलिस के मुताबिक हीरो जड़ा कॉरोनेट का वह टुकड़ा बंगले में ही कहीं भीतर या बाहर छुपाया गया हो सकता है। पुलिस को क्या लगता है कि वो आवाज कैसी थी जिसे सुनकर आपकी नींद टूटी थी? उनके मुताबिक वो आवाज शायद तब हुई होगी जब आथे ने दरवाजा अंदर से बंद किया होगा, यानी उस वक्त जब वह कॉरोनेट को लेकर दोबारा उस कमरे में आया होगा। गुड। और वह दरवाजा उसने जोर से आवाज के साथ बंद किया, जिसे चोरी की नियत से कमरे में घुसने वाला एक चोर बंद कर रहा था। माय डियर शर्लॉक, शायद उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि ये तो उसे पता था कि वो चोरी कर रहा है, लेकिन साथ ही उसे यह भी पता था कि घर भी तो उसके बाप का है। यह चुटकी लेते हुए मैं मुस्कुरा रहा था। होल्डर उसकी सूरत ताक रहा था। तो क्या पुलिस ने बंगले के भीतर बाहर की तलाशी ली? हाँ, उन्होंने कमरे में रखे सारे फर्नीचर की बारीकी से तलाशी लेने के बाद बाहर जाकर पूरे गार्डन तक हीरों को तलाश किया। हीरे मिल जाते तो मुझे आपके पास आने की क्यों जरूरत होती? तो ठीक है, हमें सच को फाइंड आउट करने दीजिए। हमें आपके साथ चलना होगा। मैं आपके बंगले को देखना चाहता हूँ। हम रेल द्वारा मिस्टर होल्डर के बंगले फेयरबैंक पहुंचे। मुझे होल्डर के साथ भीतर जाकर इंतजार करने को कहकर शर्लॉक इमारत का मुआयना करने निकल गया। फेयरबैंक एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई सफेद पत्थरों की बनी शानदार इमारत थी। इमारत के फ्रंट पर 2 लोहे के बड़े गेट थे। इमारत के बाईं तरफ अस्तबल को जाती एक सड़क थी और दाईं तरफ एक संकरा रास्ता था जो बाहर से इमारत के किचन की तरफ जाता था। इस वक्त वहां भी जगह जगह पर बर्फ बिखरी पड़ी थी। मैं और होल्डर डाइनिंग हॉल में उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कमरे में फायर प्लेस में आग जल रही थी जिसकी गर्मी कमरे में महसूस होती थी। तभी दरवाजे से एक स्लिम व बेहद खूबसूरत लड़की ने प्रवेश किया। वो मध्यम कद की थी, ना बहुत लंबी ना बहुत छोटी। उसके बाल सुनहरे थे। हमने अनुमान लगाया कि वो होल्डर की बेटी मैरी हो सकती थी। मैरी होल्डर। उसकी भूरी चमकदार आकर्षक आंखों में उस वक्त चिंता थी। उसका गोरा रंग उस वक्त पीला पड़ा हुआ था, इतना अधिक पीला जैसे उस पर मुर्दनी छाए हो। उसके होंठ सूख रहे थे। उसने भीतर आते ही अपने होंठों को गीला किया था। वो अपने अंकल के गले में बाहें डालकर उनसे पूरी आत्मीयता के साथ मिली। उस वक्त भी उसके चेहरे से वो सामान्य भाव नदारत थे जो अपने किसी क्लोज रिलेटिव से मिलते समय चेहरे पर दिखने चाहिए। उसने बहुत ही निराशा भरे धीमे से स्वर में कहा, क्या आपने पुलिस को आथ को छोड़ने के लिए कहा? नहीं बेटा, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। आथ की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान सुनने को नहीं मिला जिससे यह लगे कि इस केस में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यदि वो निर्दोष है उसे बताना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसकी चुप्पी उसे मुजरिम बना रही है। क्या वो इतना मूर्ख है कि ये सब बातें नहीं जानता? वो भले ही चुप हो, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि उसने ऐसा किया होगा। ये मेरी आत्मा की आवाज है जो मुझे धोखा नहीं दे सकती। किसी की भी आत्मा की आवाज उसे धोखा नहीं दे सकती। आप अपनी आत्मा से पूछें, क्या वो इस बात की गवाही दे रही है? यह मेरे लिए भी दर्दनाक है कि मेरा बेटा जेल में है, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से कॉरोनेट के साथ देखा है। अगर उसने ये सब नहीं किया तो फिर वो आखिर मेरे कमरे में क्या करने गया था? उसने कॉरोनेट को तिजोरी से बाहर क्यों निकाला? उसे सजा का खौफ नहीं तो वो चाहे जितना समय मर्जी चुप रहे। मैं फिर भी कहूंगी कि आप उस पर आरोप न लगाते हुए पुलिस को अपना काम करने दें। यदि पुलिस उसे दोषी पाती है तो वो उस पर केस दायर करेगी। वो बहुत निराश थी, वो बहुत हताश थी, वो बहुत दुखी थी, वो बहुत डिप्रेस थी। आथ के जेल में होने की कल्पना ही उसे असहनीय हो रही थी। इसीलिए मैंने मास्टर डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी निराशा अभी भी कम ना हुई थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या ये नहीं, ये उनके सहायक डॉक्टर वाटसन हैं। मिस्टर शर्लॉक हमारे घर को अच्छी तरह से देखने और उसका मुआयना करने गए हैं। मैंने उन्हें अस्तबल की तरफ जाते हुए देखा था। शायद वे अब भी उधर ही हों। उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। मैंने मास्टर डिटेक्टिव के बारे में सुना है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वे आथ को बेगुनाह व निर्दोष साबित कर देंगे। जरूर। ठीक उसी पल शर्लॉक ने भीतर कदम रखते हुए कहा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि दोषी कानून के पंजे से बचने ना पाए और निर्दोष बेवजह फंसने ना पाए। शर्लॉक के जूते पूरी तरह बर्फ से भर गए थे, जिन्हें उतारकर वो उन पर जमा हो चुकी बर्फ को छंटक रहा था। लेकिन क्या उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ? जरूर। मुझे आथ की चिंता है। क्या तुमने भी कल रात कोई तेज आवाज सुनी थी जैसा कि मिस्टर होल्डर ने बताया था? नहीं, मैं अपने अंकल की तेज आवाजें सुनकर नीचे पहुंची थी।
तुम्हारे अंकल बता रहे थे कि घर की सारी खिड़कियां इत्यादि रात को तुम ही बंद करती हो। हाँ, क्या घटना से पहले की रात को भी तुमने ऐसा किया था? हाँ, तो क्या अगले दिन सुबह तक भी सभी खिड़कियां बंद थी? हाँ, घटना से पूर्व की रात तुमने अपनी मेड लूसी को बाहर जाते हुए देखा था। हाँ, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है? तुमने अपने अंकल को बताया था कि तुमने उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाते देखा था। हाँ, क्या उसकी एक टांग नहीं है और वो लकड़ी की गोलाकार टांग के सहारे चलता है? हाँ, सहसा उसकी आवाज गले में फंसने लगी। वो भौचक्की होकर शलॉक की तरफ देखने लगी मानो उसने कोई अजूबी बात कह दी हो। उसने हक्के बक्के से होकर पूछा, यह बात आपने कैसे जानी? क्या आप कोई जादूगर हैं? नहीं, इसमें कोई जादूगरी नहीं है। इसे नजर का फेर कहते हैं। अक्सर कुछ लोग कुछ चीजों को नजरअंदाज करते हैं। वो उनके लिए गैर जरूरी चीजें होती हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वही चीजें बहुत जरूरी होती हैं, खासकर तब तो और भी ज्यादा जब उससे किसी की जिंदगी और मौत का फैसला जुड़ा हो। क्या आपको लगता है कि वो दोनों घर में रॉबरी या चोरी प्लान कर रहे थे? मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप इसमें वक्त खराब क्यों कर रहे हैं। चोरी आथने की है, मेरे बेटे ने। मैं अभी इस मुद्दे पर वापस आऊंगा मिस्टर होल्ड। हाँ तो मिस मैरी, यदि कोई बंगले के भीतर आना चाहे तो ये मेन गेट से आए बिना मुमकिन नहीं। हाँ, कोई अगर चाहे तो बाहर वाले रास्ते से किचन तक आ सकता है, जो कि कुछ ऊंचाई पर दिखती है। यदि कोई उस तरफ से किचन के भीतर आना भी चाहे तो उस ऊंचाई के कारण नहीं आ सकता। लूसी का बॉयफ्रेंड बाहर खड़ा था और किचन में खड़ी लूसी से बातें कर रहा होगा। मुझे लगता है कि घटना वाली रात से पहले की रात तुमने खिड़की बंद करते हुए लूसी को किचन से वापस आते हुए देखा होगा। हाँ, मैंने उसके बॉयफ्रेंड को वापस जाते हुए देखा था। यानी ये वो रास्ता हो सकता है जहां से कॉरोनेट को बाहर भेजा जा सकता है। क्या फिजूल की बकवास है। लूसी ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी तिजोरी की तरफ झांक भी नहीं सकती। और तुम बता चुके हो कि उसका बॉयफ्रेंड लंगड़ा है, तो वो अपनी लकड़ी की टांग से किचन की खिड़की से अंदर नहीं आ सकता। होल्डर कह उठा, मेरे विचार में अब मुझे आपके उस कमरे को चलकर देखना चाहिए जहां आपने कॉरोनेट रखा था, पर मैं सोचता हूं कि उससे पहले क्यों ना मैं नीचे की खिड़कियों को चेक कर लूं। शलॉक नीचे गया। हम उसकी कार्यप्रणाली को बड़े ध्यान व रहस्यपूर्ण मुद्रा में देख रहे थे। उसने नीचे की खिड़कियों की बारीकी से जांच की, विशेषकर अस्तबल की तरफ जाती सड़क की तरफ किचन से खुलने वाली खिड़की की। वो फिर वापस लौटा। इसके बाद हम सभी उस कमरे में पहुंचे जहां कॉरोनेट को रखा गया था। शलॉक ने बड़े ध्यान से तिजोरी के लॉक को देखा। लॉक को तोड़ा नहीं गया था। उसके पूछने से पहले ही होल्डर बोल उठा, इसे केवल हाथ ही खोल सकता था। उसने मुझे बताया भी था कि उसने मास्टर की का प्रयोग कर एक बार बचपन में किसी अलमारी को खोला था। इसकी असली चाबी इस वक्त कहाँ है? मेरे पास। यह रही। होल्डर ने एक चाबी निकालकर शलॉक के हाथ में रख दी। शलॉक ने उससे तिजोरी को खोला। तिजोरी बेआवाज खुली। कम से कम इस तिजोरी के खुलने से ऐसी कोई आवाज नहीं हुई जिसके कारण आपकी नींद खुले। कॉरोनेट वाला केस तिजोरी में रखा था। शलॉक ने उसे बाहर निकाला। उसे उलट पुलट कर देखा। मेरे विचार में कॉरोनेट इसी में है। हाँ, शलॉक ने उस केस को खोला तो कॉरोनेट की शानदार चमक व झिलमिलाहट से सबकी आंखें चुन दिया गईं। सचमुच, ये शानदार है, ये बेमिसाल है, ये अद्वितीय है। मुझे अफसोस होता है कि मैंने अपने घर में भी इसका जिक्र क्यों किया। मुझे नहीं पता था कि घर का भेदी ही लंका ढाएगा। मिस्टर होल्डर, आप इसे अपने हाथ में लें। होल्डर ने कुछ भी ना समझते हुए कॉरोनेट शलॉक के हाथ से ले लिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे अपनी पूरी ताकत लगाकर तोड़ने की कोशिश करें। ये कैसा बेतुका सवाल है। इसके मैले हो जाने के डर से मैं इसे हाथ भी लगाने से परहेज कर रहा था और आप इसे मुझे तोड़ने को कहते हैं। मैं चाहता हूँ आप एक बार ऐसा करें। हरगिज नहीं। तो फिर मुझे दीजिए। शलॉक ने कॉरोनेट उसके हाथ से ले लिया। मैं करता हूँ। होल्डर ने आंखें चौड़ी करके उसे देखा। शलॉक अपनी ताकत उस कॉरोनेट को तोड़ने में खर्च करने लगा। होल्डर का दिल धड़क उठा। वो टूट गया तो शलॉक ने और भी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसे तोड़ना तो दूर हल्का सा मोड़ भी ना सका। शलॉक के होंठ मुस्कुरा उठे। आपने देखा मिस्टर होल्डर, मैं इसे अपनी पूरी ताकत लगाकर भी या शायद एक्स्ट्रा ताकत लगाकर भी तोड़ नहीं पाया। इससे क्या सिद्ध होता है? मेरी उंगलियों में अभी बहुत ताकत है, लेकिन ये इतना हार्ड है कि यदि ये दुर्भाग्य से टूट भी जाता तो इसके टूटने से केवल मामूली नहीं बल्कि गोली चलने जैसी आवाज उत्पन्न होती। क्या आप इस बात को मानते हैं? वो चुप रहा था। आप मुझे बताएंगे कि आपने जो आवाज सुनी थी, क्या वो इसके तोड़े जाने से पैदा हुई आवाज हो सकती थी? मैं कह चुका हूँ कि मैं उस वक्त आधी नींद में था। शायद वैसी ही आवाज हुई हो और मैंने नींद से जागने पर उस जाती हुई आवाज को सुना हो। तो फिर उस आवाज को किसी और ने भी जरूर सुना होता। मुझे लगता है कि इसे तोड़ना किसी अधिक ताकत वाले आदमी के भी वश में नहीं है। इसे आथर नहीं तोड़ सकता, मैरी ने कहा। अच्छा, एक बात और बताइए, जब आथर को आपने कॉरोनेट के साथ कमरे में देखा तो क्या वो जूते पहने था? नहीं, वो केवल शर्ट और ट्राउजर पहने था। लेकिन इस बात का इस केस से क्या संबंध है? घर में कोई जूते पहनकर तो नहीं घूमता। मेरा भी यही विचार है। मेरा एक विचार और भी है कि बर्फ में कोई जूते पहने बिना बाहर भी नहीं जाता। हाँ, हालात आपके जैसे ना हो तो आप भी नंगे पांव मेरे पास आए थे। मेरे विचार में मुझे एक बार फिर बाहर जाकर देखना होगा। वो अकेला ही चला गया। सब बुत बने खड़े रह गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। वह 1 घंटे तक बाहर रहा, फिर लौटा। एक बार फिर उसके पांवों में भारी बर्फ चिपकी थी जिसे उसने साफ किया। मेरे ख्याल में मैं उस घटना को वैसे होते देख चुका हूँ जैसे कि वो हुई होगी। फॉर गॉड सेक, प्लीज हमें बताओ कि आप क्या कर रहे हो। आखिर कल रात को यहाँ क्या हुआ था? कॉरोनेट का वो टुकड़ा आखिर कहाँ है? सारे रहस्योद्घाटन के लिए आपको कुछ समय अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि इस समय मेरे लिए बहुत जरूरी है कि इस किस्से को बयान करने की बजाय मैं कॉरोनेट के उस खोए हिस्से को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। वो कहाँ है? क्या आप उसका पता पा चुके हैं? मैं कल 9 और 10 के बीच आपसे मिलता हूँ। आपने मुझ पर विश्वास करके मुझे यहाँ बुलाया है, तो ये मेरा भी फर्ज हो जाता है कि मैं आपके उस विश्वास को बनाए रखूं, और इसके लिए भी जरूरी है कि मैं कॉरोनेट के उस हिस्से को आप तक पहुँचाऊं। उसकी बरामदगी मैं अपने भाग्य पर छोड़ता हूँ।
लेकिन मैं जानता था कि कोरोनेट के गायब हिस्से का मिलना शर्लॉक की योग्यता पर अधिक निर्भर था। उसने मुझे साथ नहीं लिया था। मैंने भी इसके लिए उसे कुछ नहीं पूछा था। यदि वो उचित समझता तो मुझे जरूर साथ लेता। इसके बाद मैंने उसे एक लोफर के वेश में बाहर जाते देखा। अगले दिन शर्लॉक अपने समय के अनुसार वापस लौटा। मिस्टर होल्डर उस समय हमें बहुत परेशान हालत में दिखे। उसने हमें देखते ही कहा, सिर्फ 2 ही दिन पहले मैं कितना खुश था। मुझे जैसे दुनिया की परवाह न थी, लेकिन 2 ही रातों में मैं कितना कुछ खो चुका हूँ। पहले अपना मान सम्मान, फिर बेटा, और अब अपनी भतीजी। वो कहाँ गई? शर्लॉक ने पूछा। आज सुबह जब मैं उसके कमरे में गया तो वो वहाँ नहीं थी। ये नोट मेरे लिए वहाँ रखा था। कल रात भी बहुत दुखी होकर मैंने उससे कहा था कि अगर वो मेरे बेटे से शादी कर ले तो वो सुधर सकता है, पर मैं उसके इनकार से भी नाराज नहीं था। उसने वो नोट शर्लॉक की तरफ बढ़ा दिया। माय डियर अंकल, शायद मैं आपको वो खुशी नहीं दे सकती जिसकी आपको चाहत है। जब मैं आपको खुशी नहीं दे सकती तो मुझे इस घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश ना कीजिएगा। मेरी और मेरे भविष्य की भी चिंता ना कीजिएगा। हमेशा आपकी प्यारी बेटी मैरी। उसके ऐसा कहने के पीछे क्या मतलब हो सकता है? कहीं वो होल्डर बेहद चिंतित दिखाई पड़ा। नो मिस्टर होल्डर, मैं जानता हूँ वो आत्महत्या नहीं करेगी। इस विश्वास का कारण, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपके सामने होने जा रहा है। क्या हीरे मिल गए? यह बताने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कोरोनेट के उस टुकड़े के लिए कितना अमाउंट पे कर सकते हैं। शायद 10,000 पाउंड तक। नहीं, इतना खर्च करने की जरूरत नहीं। आप मुझे 4,000 का चेक ही दे दें। होल्डर ने तुरंत चेक लिख दिया। शर्लॉक होम्स ने उसी समय कोरोनेट का सोने का वह टुकड़ा उसके सामने टेबल पर डाल दिया जिसमें 3 हीरे जगमगा रहे थे। उसे देखते ही होल्डर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उस टुकड़े को उठा लिया। मैं भी भौचक्का खड़ा उस टुकड़े को देख रहा था। ओह, आखिर शर्लॉक ने कर दिखाया था। वो उस टुकड़े को ढूंढ लाया था। होल्डर तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया था। मेरी इज्जत बच गई, मेरी जान बच गई। आपने ढूंढ लिया। खुशी की जाती में वो शर्लॉक से लिपट गया। अभी आपको एक कर्ज और चुकाना है मिस्टर होल्डर। उसने चेकबुक शर्लॉक की तरफ बढ़ा दी और बोला, आप इस पर अपना नाम व जितना चाहे अमाउंट भर दें। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यह कर्ज पैसों का नहीं, उस सम्मान का है जो एक बाप ने अपने बेटे से छीना है। यह कर्ज आपको अपने बेटे को चुकाना है जिसे आपने चोर और ना जाने क्या क्या कहा। इसका मतलब चोर आथ नहीं था। तो फिर कौन है? मैंने आपसे कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि वो नहीं है। तो फिर वो कौन है? मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर पश्चाताप के भाव नजर आने लगे। वो जो भी है, मैं आथ की बदौलत ही उस तक पहुंचा हूँ। क्या मतलब? मेरे बहुत जोर देने पर ही वो मुझे इस बारे में बताने पर राजी हुआ। आपका बेटा महान है मिस्टर होल्डर। वो नफरत के नहीं, प्यार के लायक है। मुझे सब कुछ बताओ प्लीज। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि क्या कैसे हुआ और मैं इस केस की तह तक कैसे पहुंचा। उसने एक बार होल्डर की तरफ देखा, फिर बोला, आपके लिए यह सुनना शायद शॉकिंग होगा कि आपकी बेटी आथ के दोस्त जॉर्ज बर्नवेल को चाहती है। नो, ये सच है। नो, इम्पॉसिबल। दुर्भाग्य से ऐसा ही है। ना तो आप मिस्टर होल्डर और न ही आपका बेटा उसकी असलियत से वाकिफ थे। आथ उसे अपना दोस्त मानता था, लेकिन वास्तव में वो जुर्म की दुनिया का एक बदनाम इंसान है। आपकी बेटी मासूम है। वो उसकी मीठी बातों में आ गई। उसकी उम्र ऐसी है कि ऐसा होना कठिन भी नहीं था। फिर जब शिकारी जानता हो कि उसका शिकार कैसे फंसेगा तो वो चारा डालने में कोई कसर नहीं रख छोड़ता। वो उसे देखे बिना नहीं रह सकती थी। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी बच्ची उस शैतान के चंगुल में कैसे फंस गई। मैरी ने ही अनजाने में उसे कोरोनेट के बारे में बताया। वो उस पर विश्वास करती थी, लेकिन जॉर्ज उसे धोखा दे रहा था। कोरोनेट के बारे में जानने के बाद शायद वो उसे पाने के लिए बेचैन हो गया था। यह कोरोनेट के गायब होने से पहले की रात की बात है, जब आपने उसे खिड़की के पास खड़े पाया था और उसने आपको देखते ही खिड़की बंद कर दी थी। उसने मुझे बताया था कि वहाँ हमारी मेड लूसी का बॉयफ्रेंड था। हाँ, मैंने छानबीन में पाया कि लूसी का बॉयफ्रेंड भी उस रात उससे मिलने आया था। मैंने बर्फ पर उसके लकड़ी के पाँव के निशान के बारे में आपको बताया भी था। इसमें कोई शक नहीं कि वो आपको चाहती है, लेकिन अपने प्यार की खातिर वो झुक गई और जॉर्ज की बातों में आकर उसने अगले दिन ही कोरोनेट उसे लाकर सौंप दिया। जॉर्ज को कोरोनेट देने के लिए उसने वही रास्ता चुना जिसे लूसी और उसका बॉयफ्रेंड अक्सर छुपकर बातें करने के लिए इस्तेमाल करते थे, अर्थात वही किचन की खिड़की वाला। मैंने अस्तबल की तरफ जाने वाले रास्ते पर जॉर्ज के जूतों के निशान बने देखे। आपके बेटे को उस रात नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आपने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। वो डिस्टर्ब था। तभी उसने एक तेज आवाज सुनी। वो कमरे से बाहर निकला। उसने मैरी को आपके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। उसके हाथ में कोरोनेट था। वो दबे पांव किचन की तरफ जा रही थी। वो भौचक्का होकर देख रहा था कि मैरी कर क्या रही है। किचन की खिड़की से उसने कोरोनेट बाहर खड़े किसी इंसान को दे दिया जिसे उस वक्त आथ नहीं देख सका था। आथ इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैरी ऐसा कर सकती थी। वो मैरी जिसे वो बेइंतहा चाहता था। वो बहुत देर तक ठगा सा खड़ा रहा। मैरी किचन से लौट चुकी थी। आथ को जैसे होश सा आया। वो जानता था कि वह उसके पापा की अमानत थी। वो जानना चाहता था कि मैरी ने कोरोनेट किसे दे दिया था। वो बाहर की तरफ लपका। उस वक्त वो नंगे पांव था। बाहर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। उसने परवाह न की। उसने उसका पीछा किया और उसे दबोच लिया। बाहर अंधेरा था। आथ उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन वो जॉर्ज था। उसने उसे परे धकेलने की कोशिश की। आथ ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। कोरोनेट उसके हाथों में ही था। दोनों में भीषण संघर्ष हुआ। आथ ने उसकी आंख के पास चोट की। उसके हाथ में थमा कोरोनेट तेजी के साथ अस्तबल के पास किसी ठोस चीज से टकराया। एक तेज आवाज हुई। इसके साथ ही कोरोनेट उसके हाथ से छूट गया। जॉर्ज भागने में सफल रहा। आथ ने कोरोनेट उठाया और वापस आपके कमरे में आ गया। उस वक्त तक उसे नहीं पता था कि कोरोनेट डैमेज हो चुका है। वो उसे आपके कमरे में उसी तिजोरी में रखना चाहता था। उसी समय उसने देखा कि कोरोनेट एक जगह से थोड़ा मुड़ गया है, तो उसने उसे सीधा करने की कोशिश की। उससे पहले उसने कोरोनेट को नहीं देखा था, इसलिए नहीं जानता था कि उसका एक टुकड़ा गायब है।
तभी आप आ गए और आपने समझा कि वो कोरोनेट को चुराने की कोशिश कर रहा है। आपने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हालांकि जब उसे कोरोनेट के टूटने की बात पता चली तो उसने आपसे यह कहा भी कि अगर आप उसे कुछ देर के लिए बाहर जाने की इजाजत दे दे तो शायद वो आपकी गलतफहमी को दूर कर सकता है। लेकिन आपने उसे इसकी इजाजत नहीं दी। इससे वो आहत हो गया। वो चिढ़ गया और इसके बाद फिर कुछ नहीं बोला। ओह, मैं अंधा हो गया था। वो कह रहा था कि मुझे 5 मिनट दो। हाँ, वो वास्तव में झगड़े की जगह पर जाकर देखना चाहता था कि कहीं वो टुकड़ा टूटकर वहीं तो नहीं गिर गया था, क्योंकि झगड़े के समय उसने कुछ टूटने की जोरदार आवाज सुनी थी। उफ, मैंने उसे कितना गलत समझा। लेकिन तुमने ये सब कैसे पता लगाया? वाटसन ने सस्पेंस से भरे हुए कहा। शर्लॉक ने अपने मित्र की तरफ मुस्कुराकर देखा, फिर बोला, मैरी ने किचन की खिड़की के पीछे मेड लूसी और उसके बॉयफ्रेंड के खड़े होने की बात बताई थी, जो कि सच थी, क्योंकि मैंने वहां की जांच में बर्फ में बने हुए लकड़ी के गोल निशानों को पाया जो कि लूसी के बॉयफ्रेंड की नकली टांग के थे। मैरी ने उसी रास्ते का प्रयोग किया कोरोनेट को अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज को देने के लिए, क्योंकि उसके जूतों के निशान किचन की खिड़की के नीचे तक आ रहे थे। आथा उस वक्त नंगे पांव था। बर्फ पर नंगे पांवों के अतिरिक्त जॉर्ज के जूतों के निशान भी थे। जॉर्ज पहले तेज कदमों के साथ कोरोनेट लेकर जा रहा था, लेकिन उसका पीछा करते हुए आथा के भागने के निशान उसके एक पांव से दूसरे पांव की दूरी से साबित होते थे। अस्तबल लेन के पास एक जगह पर दोनों की लड़ाई के सबूत मुझे मिले। वहां मुझे खून की बूंदें भी दिखाई दी जो जॉर्ज की थी। उसे चोट लगी थी। 1 मिनट, वाटसन ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता लगा कि जॉर्ज को कोरोनेट देने वाली मैरी ही थी? तुमने उसे देखा तो था नहीं? गुड क्वेश्चन। वास्तव में वो सिर्फ मैरी ही हो सकती थी, क्योंकि यदि वो आथा होता तो वो कोरोनेट को हासिल करने के बाद बर्फ पर नंगे पांव भागकर नहीं जाता। यदि वो लूसी होती तो आथा ने जब उसे देखा था तो वो फिर चुप नहीं रहता और उसे वहीं दबोच लेता। वो तो मैरी को देखकर स्तब्ध रह गया था, क्योंकि वो जिसे जान से ज्यादा चाहता था वो भला उसे चोर कैसे सिद्ध कर देता। ओह, आथा से यह सब जानकारियां मिलने के बाद अगले दिन मैं एक लोफर का रूप धरकर जॉर्ज के अड्डे पर पहुंचा। मैंने जॉर्ज के जूतों की तारीफ करके उन्हें 1000 पाउंड्स में खरीद लिया। वास्तव में मैं उन जूतों से बर्फ पर बने जूतों के निशान मैच करना चाहता था। किसी को भी अपराधी सिद्ध करने से पहले सभी सबूत जुटाने आवश्यक होते हैं। मैं वापस लौटा और उन जूतों से बर्फ पर बने निशान मैच किए, जो कि मैच हो भी गए। इसके बाद अब मुझे उससे कोरोनेट के उस टुकड़े को हासिल करना था जो जॉर्ज ही ले गया था। मैं जानता था कि वो उस टुकड़े पर लगे हीरों को बेचने की ताक में था। मैंने उन हीरों का सौदा कर लिया, इसलिए मैंने आपसे कुछ पॉन्ड्स लिए और अब हीरे आपके सामने हैं। लेकिन अपराधी जॉर्ज, उसका क्या होगा? क्या उसे सजा ना मिलेगी? ये लव, डायमंड और धोखे का केस है मिस्टर होल्ड। जॉर्ज ने हीरे चोरी नहीं किए। उसे हीरे मैरी ने लाकर दिए, जो कि आपकी प्यारी मुन्हबोली बेटी है। जॉर्ज ने उसे आपके पैसे और डायमंड्स के लिए धोखा दिया और इस धोखे को वो भी समझ चुकी है। शर्लॉक ने सिर झुकाए पीछे खड़ी मैरी की तरफ इशारा किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैरी का जॉर्ज के प्रति प्यार सच्चा था, लेकिन इस धोखे ने उसे ये समझा दिया है कि जॉर्ज का प्यार जरूर धोखा था। वो एक मतलबपस्त इंसान है। ऐसे लोग सच्चे प्यार को नहीं समझते। ऐसे लोग सच्चे प्यार को बुनाने के तरीके व अवसर ढूंढा करते हैं। जॉर्ज को उसकी हकीकत मैंने बता दी है। मैंने उसे समझा दिया है कि अब वो मैरी से मिलने की कोशिश नहीं करेगा, अन्यथा उसे जेल जाना पड़ सकता है। उसने हीरे व जूतों के पैसे भी वापस कर दिए। ये पैसे आपके हैं, इन्हें आप ही रखें। शर्लॉक ने पैसे होल्डर को दिए। और मेरा बेटा, हीरे मिलने के बाद और आथा के बयान के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया है। आथा तभी वहां पहुंचा। होल्डर ने उसे गले लगा लिया। वो शर्मिंदा था, लेकिन आथा अब शांत था। वो मैरी की तरफ अभी भी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। मैरी ने भी अब उसकी उम्मीदों को तोड़ा नहीं। और यहीं पर अंत होती है कहानी की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और हम मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। धन्यवाद।